नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे पाकिस्तान की। जिन इमरान खान के प्रधानमंत्री बनते ही कहा गया कि सेना ने उन्हें पाकिस्तान का कप्तान बनाया, वो खुद कुर्सी जाने के बाद कह रहे हैं कि सेना ने उन्हें सत्ता से बेदखल किया। एक तरफ इमरान के पास जन समर्थन है, दूसरी तरफ है मुकदमों की बाढ़। रोज लगता है कि अब गिरफ्तार हुए तब गिरफ्तार हुए। इस बीच 9 मई को जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, ऐसा कुछ हुआ जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं देखने को मिला। जीएचक्यू सहित पूरे मुल्क में पाकिस्तानी सेना को हिंसक प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा। लाहौर में कोर कमांडर का घर तक फूंक दिया गया। हाल के दिनों में पाकिस्तान अपने सबसे नाजुक फेज से गुजर रहा है। आर्थिक और सियासी दोनों तरह का संकट उसके सामने है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं 3 मेहमान। पहले मेहमान है कल्बे अली, सीनियर रिपोर्टर हैं डॉन अखबार के, इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, इनका स्वागत है। दूसरे मेहमान जाहिद गशकोरी, एडिटर हैं ये इन्वेस्टिगेशन के हम टीवी, ये भी इस्लामाबाद से जुड़े हैं। और तीसरे मेहमान है जी पारसारथी, एक्स सीनियर डिप्लोमेट है, पाकिस्तान में इंडिया के हाई कमिश्नर भी रहे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे तीनों मेहमानों का। बातचीत की शुरुआत कल्बे अली साहब हम आपके साथ में करना चाहते हैं। हम बाकी सारे मुद्दों पे आएंगे, लेकिन पहले जो हिंदुस्तान में बहुत सारे दर्शकों की दिलचस्पी ये जानने में है कि जिस तरह के प्रोटेस्ट हमने देखे, एक उदाहरण था कि जब को कमांडर के घर के बाहर प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन हमने कभी भी आर्मी इंस्टॉलेशंस को या एयरफोर्स के इंस्टॉलेशंस को इस तरह से अटैक होते हुए या वैंडलाइज होते हुए पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया। इस तरह का रिएक्शन कभी नहीं आया था। सिर्फ एक नेता की गिरफ्तारी के बाद में, जो बिल्कुल एक पॉपुलर लीडर है इमरान खान, उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, लेकिन जिस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ रिएक्शन आया वो उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो इस तरह का चैटर है कि इसके पीछे या तो इमरान खान की पार्टी की प्लानिंग थी या तो इस्टेब्लिशमेंट की ही प्लानिंग थी कि एक बार उनको अच्छी तरह से मलाइन कर ही दिया जाए और उसके बाद में देखते हैं कि पैन पाकिस्तान रिएक्शन किस तरह का होगा। आपकी क्या जानकारी है और आपका क्या मत है? आपको क्या लगता है कि उस दिन क्या हुआ था एग्जैक्टली? हमने को कमांडर के घर में आग लगते हुए देखा लाहौर में। जी, आपने उसके अलावा जीएचक्यू के गेट पे टूटते हुए आईएसआई के ऑफिसेस, और जो ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ये रिएक्शन, इसको अभी बहुत सारे लोग ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ये आर्मी ने और ये एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी एक बहुत ही समझदारी से ऐसे किया कि इस तरह एक पक्का केस बनाया जाए पीटीए के अगेंस्ट कि छोटा मोटा भी उनको कोई गुंजाइश ना छोड़े। दिस इज पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी, जो कि अभी रिसेंटली डेवलप हो रही है। इससे हटके लेकिन अगर हम एक बैकग्राउंड देखें, इट्स नॉट सो इजी, क्योंकि या तो अटैकर्स कोई और होते, एक ऑर्डिनरी लोग थे। इसमें जो सच है उसको मानना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरे सोर्सेस कह रहे हैं या मुझे रिपोर्ट आई है या अमेरिका की सीआईए की रिपोर्ट है। जिस तरह होता है इधर उधर की रिपोर्ट्स आ रही हैं, दैट्स नॉट द पॉइंट। हमने देखा है रावलपिंडी में, लाहौर में, सब जगह कि जो लोग अटैकर्स थे, जिनको आप कुछ भी कहें, बलवा करने वाले लोग, आर्सनिस्ट कहें, वैंडलिस्ट कहें, जो भी कहिए, लेकिन जो लोग भी प्रोटेस्ट करने के लिए सामने आए वो ऑर्डिनरी लोग थे, अपनी फैमिलीज के साथ आए थे। अच्छा, जिस किसी ने इस तरह के बड़े गड़बड़ करनी होती है वो अपनी बीवी या बच्चे या बहन के साथ या अम्मा के साथ नहीं आता। ये रियलिस्टिक बात है जो जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, अब यहाँ पे जीएचक्यू के केस में ले लें सबसे पहले कि यहाँ पे 4-5 औरतें ही नजर आ रही थी ना। एक थोड़ी कंपैरेटिवली यंग है, बाकी कुछ सीनियर एज में सीनियर थी, यही है, और लोकल पिंडी की थी। फिर बीच में कुछ 2-4 लड़के से आए। और अगर हम कोर कमांडर हाउस के बाहर देखें, जब पुलिस से झगड़ा हुआ था तो एक यूट्यूबर आगे जा रही थी, तो एक औरत, वो अगर आप बहुत ज्यादा वीडियो देखें, एक औरत भागती हुई जाने लगी, तो उसका जो भाई, मियाँ, बेटा जो भी था, हाँ मतलब एक बंदा, मर्द, वो उसको बार बार कंधों से रोक रहा है। वो आगे भागने की कोशिश कर रही है और ये रोक रहा है और बार बार एक इशारे से लग रहा है कि भाई कहाँ जा रही हो, मरोगी, क्या करोगी? अम्मा, बीवी, बहन जो भी थी उनकी, मतलब है वो आई तो थी एक ऐसे एक्साइटमेंट में, लेकिन वो एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ती गई, विच मीन्स कि लोग आइदर दे वर नॉट प्रिपेयर्ड, लेकिन दे वर मेंटली प्रिपेयर्ड इन द सेंस कि उन्हें गुस्सा था आर्मी के अगेंस्ट। ये चीज एक क्लियर है जो इस पूरी सिनेरियो से मैंने निकाली। पहले होता रहा है, जब जगह ज्यादातर कंट्रीज में यही होता है कि जो फर्स्ट रिएक्शन आता है या तो वो ओपोनेंट पार्टीज के अगेंस्ट होता है या यूं ही ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स के अगेंस्ट, सड़क में चलती हुई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और इससे सेकंड फेज में अगर अटैक करते हैं लोग तो वो पुलिस पे करते हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बेसिकली टारगेट किया जाता है, नेता या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ,
हाँ बिल्कुल, ये इन्हीं का ही नंबर आता है और पुलिस सबसे एंड में बहुत बड़ा कारनामा हो जाए, अगर कहीं पे देख थाना जल गया तो लगता है ऑल राइट, दैट इज एन अचीवमेंट ऑफ दैट एरिया ऑफ उस पॉलिटिकल पार्टी की। यहाँ पे एक टारगेट सा लोगों को, हर बंदे ने एक अपने हिसाब से अपने शहर में, जैसे कि पहले से ही उनको पता था कि हमने जहाँ पे पिंडी वालों ने जाना ही दो ऑफिसर्स के सामने, एक आईएसआई के ऑफिस के सामने गए तो जो वहां पे नहीं हो पाया क्योंकि जो अंदर से जो लोग सिक्योरिटी वाले बहुत सारे लोग निकले, कुछ यूनिफॉर्म में थे, मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ देम वर नॉट इन यूनिफॉर्म। उन्होंने हवाई फायरिंग की और इनको दो चार को पकड़ के जरा डांटा वाटा तो ये भाग गए। तो पीटीआई इससे पहले समझा जाता था, जब तक ड्यूरिंग इट वाज इन द पार्टी और ऑपोजिशन में थी 2018 से पहले, कि इट वाज द किंग्स पार्टी। तो इन्हीं का सबसे बड़ा बैकिंग है, इनको सबसे ज्यादा आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग है। ये उस जमाने में जो इस वक्त हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ वाली पीएमएलएन और जो मौलाना जमीयत उलमा इस्लाम, ये लोग दे वर वेरी मच अगेंस्ट आर्मी। उससे पहले अगर हम लें तो जो वायलेंटली और वोकली आर्मी के अगेंस्ट थे वो केपी, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची के जो अर्बन एरियाज हैं यानी एमकेएम, जो एमकेएम के जो लीडर एक है अल्ताफ हुसैन, तो उनका भी सारा केस यही बना था अल्ताफ हुसैन का। तो वो काफी बाद में प्रोमिनेंट हुए कि वो इंडिया के फेवर में भी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, इसे लंदन बहुत ज्यादा आर्मी के अगेंस्ट बोलते हैं। तो वो जो आर्मी के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा जो रिसेंट सिनेरियो चल रहा है वो इन तीन पार्टीज की तरफ से था। फिर मेन स्ट्रीम पार्टीज में जैसे मैंने नाम लिया कि जो इस वक्त गवर्नमेंट में है, इन्होंने शुरू किया। नवाज शरीफ साहब ने बहुत ज्यादा वोकली आर्मी के अगेंस्ट बोलते रहे। तो ये एक हर सोसाइटी के एक बहुत बड़े चंक और सेक्शंस में ये वाले जो एंटी आर्मी सेंटिमेंट्स मौजूद थे 20 साल से। ये नहीं हम कह सकते कि एक दिन में ऐसा बड़ा काम हुआ कि जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चे को घर से निकाल दे, वो एक दिन में नहीं होता, या कोई बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल दे, वो ये जैसे ये वाला इसको अब इस तरह से मैं मिसाल दे रहा हूँ। पीटीआई जब से हटी और तब से ही पीटीआई वालों ने रेगुलरली ये कहना शुरू कर दिया था, उनके लीडर्स ने, सिर्फ इमरान खान साहब नहीं बाकी लोगों ने भी, कि ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है। और पिछले वाले जो हमारा आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उनका नाम ले लेके कहा जा रहा था, मुख्तलिफ जो ऑफिसर थे सीनियर उनका नाम ले रहे थे, और नाम ऐसे जो तंजिया नाम भी थे, कुछ मुख्तलिफ नाम से उन्हें कोड में सबको समझ आ रही थी किसको क्या कहा जा रहा है। तो वो एक सेंटिमेंट्स बन रहे थे, यानी लावा पक रहा था ये जो है। इसीलिए जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे तो लोगों ने अटैक नहीं किया। अगर इतना गुस्सा, जो सबसे पहले बसें जलाते हैं, बेचारा कोई रिक्शा वो जल गया, फिर पुलिस की चौकी है, ट्रैफिक पुलिस वाले भाग रहे होते हैं, तो मतलब बेचारों को अफसोस भी होता है बाद में, लेकिन यही सबसे पहले टारगेट्स होते हैं। वहां इनके तो किसी पे अटैक नहीं हुआ। तो ये जो एक लावा पक रहा था, जो कि बाकी पार्टीज भी अपने अपने एंड पे कह रही थी, उसी ही का एक क्या कहना चाहिए फॉल आउट है। तो इसमें ये वाली बात कहना कि आर्मी ने खुद किया होगा, ये मैं इसको नहीं मानता। जिनकी अपनी आर्ग्यूमेंट से वो मानते रहे, क्योंकि इतना ज्यादा अटैक जीएचक्यू का गेट तोड़ देना, ये दिस इज नॉट इवन आर्मी की अपनी रेपुटेशन के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक, कल्प साहब, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये पहली मिसाल नहीं थी, इससे पहले ऐसा हो चुका है कि रिजेंटमेंट रहा है और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने अलग अलग टाइम में किया है, आपने नाम और जगह के साथ बताया। लेकिन पैन पाकिस्तान इस तरह का मुझे लगता नहीं है, मतलब मेरी जानकारी कम भी हो सकती, कम है ही, कि कभी पूरे पाकिस्तान में एक साथ हमने लोगों को लामबंद होते हुए नहीं देखा। इससे पहले यही हुआ है कि वो पॉकेट्स में वो रिजेंटमेंट रहा है। और 1 और 2, जिन लीडर्स ने ये किया वो कभी पनप नहीं पाए आर्मी के दुश्मन बन के, वो इतने ताकतवर आलोचना करने के बाद नहीं रहे, ज़्यादातर एग्जाइल में हैं, या फिर वो अगर पाकिस्तान के अंदर है तो उनकी रेलेवेंस अब उतनी नहीं रही कि वो इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर पाएँ। इस मामले में इमरान खान एक आउटलायर होते हैं, एक यूनिक मिसाल बन रहे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। इसके क्या वजह पाते हैं आप? इमरान खान की एक काफ़ी मजबूत छवि है, बार बार उनको कंपेयर किया जाता है जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और वो भी नाम लेते रहते हैं कि देखिए उन्होंने रूस से सस्ता तेल ले लिया वगैरह वगैरह, उनके स्पीचेस में कई बार जिक्र आता है। आपको भी ऐसा लगता है कि काफ़ी एक पीपल कनेक्ट जो उनका इमरान खान का वो काफ़ी मजबूत होता गया विद टाइम, और इसकी वजहें क्या थी, उन्होंने कैसे कैरी किया है खुद को? ये जो पैन पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक बेसिक रीजन है कि पीएमएलएन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लोग मेनली पंजाब बेस्ड पार्टी है, एमकेएम लार्जली कराची बेस्ड पार्टी है, एएनपी और ये जो कुछ बलूचिस्तान वाले लोग पार्टीज भी थी
वो लोग अपने अपने प्रोविंसेस में थे। ये जो किंग्स पार्टी कहा जाता है, या बाद में जब तक ये लोग अपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी पीडीएम जिसके हैं मौलाना साहब, और ये पीपल्स पार्टी नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान JUIF, ये लोग जब तक अपोजिशन में थे तो वो यही रेगुलरली कहते थे, और हमें नजर भी आता था कि ये इट वाज एक्चुअली अ प्रो एस्टैब्लिशमेंट पार्टी, जिनको की खड़ा ही एस्टैब्लिशमेंट ने किया था इन सब अपोजिशन के टक्कर में। और कराची में जो इतनी ज्यादातर इन्होंने सीट्स ली हैं वो भी एक कुछ थोड़ी सी अनरियलिस्टिक सी हैं। अनरियलिस्टिक इसलिए कह रहा हूं मैं कि फैसल वाडा साहब ने कोई 30 या 32 हजार वोट लिए, और हल्का जो है उसके अंदर जो टोटल वोट्स हैं वो है कोई 2.5 लाख से ज्यादा। तो इतने कम वोट्स लेके वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। तो ये ऐसा कोई हालात थे कि जो बाकी जो ओपोनेंट्स हैं वो कोई सही तरह अपना काम कर नहीं पाए, यानी कि ये इसलिए अब इनका बेस बनाया गया था पूरे मुल्क में। और जो कुछ भी एक सेंट्रल आइडिया रहा होगा 2018 के बाद एस्टैब्लिशमेंट का कि ये एक PTI आएगी तो क्या करेगी और कैसे करेगी, वो परफॉर्म नहीं कर पाए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब रही बात, जो लोग इन्हें मोदी साहब से कंपेयर करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे कंपेयर हम कर सकते हैं, ट्रंप साहब, मोदी साहब और इमरान खान। इन तीनों में सिर्फ एक चीज सिमिलर है, और वो एक चीज ये है कि जो दिल में आता है वो बोल देते हैं। अदरवाइज मोदी साहब की अगर हम परफॉर्मेंस देखें, मतलब हम मोदी साहब के कोई बहुत फेवर में नहीं है ओवरऑल पाकिस्तान में, बिकॉज कि वो राइट विंग के हैं, और उनके और भी एक काफी चीजें हैं जिससे हमारा उनसे बड़े अपोजिशन है। लेकिन डोमेस्टिकली उनके बहुत सारे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस जो है उसमें इंडिया को बहुत फायदा हुआ है, इकोनॉमी के लिहाज से और कई चीजें। हत्ता कि अगर हम इंडिया के लिहाज से देखें, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के एंड की बात नहीं कर रहा, जो 370 किया है तो इंडिया के लिहाज से तो उन्होंने बड़ा काम किया है। मतलब ही थॉट कि जी मुझे ये करना चाहिए, बोल्डली उन्होंने काम कर दिया। अब हिम्मत तो की। तो सिर्फ मोदी साहब से जो कंपैरिजन अगर कर सकते हैं हम, तो एक ही चीज में कर सकते हैं कि जो दिल में आता है, जो वो समझते हैं, ये बोल देते हैं इमरान खान साहब। लेकिन परफॉर्मेंस तो इनकी 3 साल में कोई अच्छी नहीं थी। ये आए थे अगर एस्टैब्लिशमेंट के सहारे ही, तो इनकी पार्टी में इतनी स्ट्रेंथ और इतनी जान अभी नहीं है कि ये एस्टैब्लिशमेंट से लड़ सकते हैं। ना इन्होंने ऐसा कोई काम किया कि अपोजिशन को भी खत्म कर पाए, या उनके अगेंस्ट केसेस बना पाए, या उनसे जो करप्शन, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला कोई और चीज तो नहीं है। मैं पाकिस्तान में रहता हूं और मैं लोएस्ट ऑफ लेवल की किस तरह कहनी थी, भिखारियों से लेके हर बड़े लोगों से मिलता हूं, वरना अमूमन लोग भिखारियों से नहीं मिलते, और वो भी इस उम्र में आके हम फील्ड वर्क में ऐसा नहीं करते। मैं अभी भी मिलता हूँ, मतलब कई बार ऐसा जूस वूस ये वो ले जाके पिलाया और बातें पूछता रहता हूँ, ऐसे ही जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। पाकिस्तान में सबसे सीरियस इशू जो है हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस का, वो करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है। इसका ताल्लुक जो है ये नहीं कंट्रोल कर पाए थे इमरान खान साहब भी, और जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनकी करप्शन और मिसमैनेजमेंट की वजह से ही जो थोड़े बहुत सेंटिमेंट्स इमरान खान के फेवर में जा रहे हैं, वो इनकी वजह से जा रहे हैं, नॉट बिकॉज कि इमरान खान का अपना बहुत बड़ा कोई करिश्मेटिक उनकी वो है अपनी जगह, लेकिन बाकी जो बहुत सारे लोग उनके फेवर में जा रहे हैं इमरान खान के, वो इनकी नालायकी की वजह से जा रहे हैं कि 1 साल से ज्यादा हो गया और ये इकोनॉमिक कंडीशंस कोई अच्छी नहीं कर पाए। अच्छा सर, ये बताइए कि इमरान खान जब अपने स्टेटमेंट्स में एस्टैब्लिशमेंट का नाम ले भी रहे हैं, तो वो ये बार बार कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट में प्रॉब्लम नहीं, एस्टैब्लिशमेंट में कुछ लोग हैं, वो जनरल बाजवा का जैसा आपने बताया नाम लेते हैं, वो डर्टी हैरी उनको बड़ा पसंद है, वो उसका जिक्र बार बार करते रहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इमरान खान का एंड गेम एग्जैक्टली क्या है, क्या उनको वाकई इन 2-3 लोगों से ही प्रॉब्लम है, या फिर और क्योंकि एक दूसरा साइड ये कहता है कि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में किसी एक व्यक्ति की मर्जी से चलती नहीं, वो जो कोर कमांडर जितने हैं वो सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, और जो उनकी राय होती है उस हिसाब से वो इंस्टीट्यूशन आगे जाता है। एक इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग है। तो इस पैराडॉक्स को इमरान खान कैसे रिजॉल्व करेंगे कि वो 1-2 लोगों के नाम ले रहे हैं लेकिन उनके सामने एक पूरा इस्टेब्लिशमेंट है? एंड गेम क्या है? क्या वो एक कंफर्टेबल इस्टेब्लिशमेंट ही चाहते हैं जो उनके हिसाब से हो? उनके दिमाग में चल क्या रहा है? इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, ये बड़ा मुश्किल होता है। इस तरह के बड़े बड़े जो लीडर्स गुजरे हैं ना, जिन्होंने बहुत बड़े काम किए, वो उनका दिमाग माइंड रीडिंग हिस्टोरियंस भी नहीं कर पाए, तो ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जो बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट से एक हद तक उनका पॉइंट ऑफ व्यू से सब एग्री करते हैं कि जो आर्मी का एक्सटेंडेड रोल है पॉलिटिक्स में, वो इतना ज्यादा होना नहीं चाहिए। ये से तो सब एग्री करते हैं, बल्कि मैं ओपनली कहता रहा हूँ टीवी पे, बल्कि किसी ने मुझसे बाद में भी फोन करके पूछा था कि यार आप कैसे कहते हैं, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी, लार्जेस्ट, वेल फाइनेंस्ड, सबसे ज्यादा फाइनेंस्ड और मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आर्मी है। अब ये
मेरी रूटीन की स्टेटमेंट है और इसमें कोई माइंड नहीं करता। बात यह है कि अगर इमरान खान साहब के जब तक वो फेवर में था सिस्टम तो इन्हें अच्छा लग रहा था। इन्होंने जो इनिशियली समझा जाता था कि ये आए थे एक ही नारा लेके कि मैं इस मुल्क से करप्शन, मिसमैनेजमेंट और ये जो पैसा हमारा लूट लाट के ये लोग नवाज शरीफ और जरदारी और ये सब बाहर ले गए हैं, सब पेट काट दूं पर पैसा वापस लेके आऊंगा, क्या कर पाए। और अब बाद में ये एकदम से जब आफ्टर 3.5 years, 3.5 साल के बाद अगर ये कहना कि मुझे काम नहीं करने दिया गया और काम ना करने देने वाले जो लोग थे वो फौज वाले थे, तो ये एक अपनी जो कहते हैं वो ना एक टालने वाली और एक बस आय बाय शाय वाली बातें हैं और ये एक ज्यादा सूटेबल नहीं है। दूसरी बात कि इस्टेब्लिशमेंट ये आ गए, सब कुछ हो गया। बहुत सारे लोग दुनिया के लीडर्स ऐसे होते हैं जो आते हैं किसी के साथ में। अब इंदिरा गांधी साहिबा को लें, व्हेन शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर वो बहुत यंग थी और जितने बड़े बड़े गुरु और महागुरु बैठे हुए थे कांग्रेस में बाबे, उन्हीं को वो समझते थे ये लड़की है, नेहरू जी का नाम भी चलेगा, गांधी जी का भी नाम चल जाएगा और हम करते रहेंगे। आई तो इसी तरह थी। 1 साल के बाद उन्होंने अपने जो पर फैलाए तो सबको सीधा कर दिया और इवेंचुअली फिर 71 की वॉर में उन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि इंडिया में, मतलब पाकिस्तान के अंदर इंडियन ईस्ट जो ईस्टर्न विंग था यानी बांग्लादेश, उसमें अपनी फौजें भेजी। उस लिहाज से तो बहुत बड़ा काम था और अभी भी बड़ा काम है कि अपनी डायरेक्टली फौजें भेज दी। अगर पाकिस्तान पे इंडिया अटैक ना करता तो पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होने थे, एक रेवोल्यूशन से नहीं होते। इंदिरा गांधी साहिबा ने करा ना 71 में। बात यह है कि लोग एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे आते हैं, आने के बाद क्या करते हैं इज द पॉइंट। ये ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सारे बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी और लॉबीज के जरिए आते हैं गवर्नमेंट में, आने के बाद वो अपने आप को चीजें सेट करते हैं और वो अपना या नाम बनाते हैं या ऊपर चले जाते हैं। ऊपर से मतलब तख्ते पे या तख्त या तख्ता। अब ऐसे रिस्की गेम में यही होता है। तो अब ये इस वक्त ये अपनी पार्टी को बना नहीं पाए हैं। ये अभी भी समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का एक धड़ा इनको बैक करेगा। और जिस तरह से अब आपने भी बात की, मैंने भी बात की कि एस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड और थिंक टैंक वाला एक इदारा है। जहां जहां भी ब्रिटिश, अब आप ये भी याद रखिए, जहां जहां भी ब्रिटिश कॉलोनीज हैं वहां पे आर्मीज बहुत स्ट्रांग और बहुत स्टेबल एंटिटीज हैं और वो पूरी थिंक टैंक की तरह काम करती हैं, जिनके पास फाइनेंसिस भी हैं, जिनकी बहुत ऑर्गेनाइज्ड भी हैं और जिनका वाइड स्प्रेड भी है। पूरे इंडिया के हर कोने कोने में आर्मी की प्रेजेंस है पाकिस्तान की, जहां जहां भी ब्रिटिश कॉलोनीज रही हैं। तो वो आर्मी कोई छोटा मोटा इदारा नहीं है कि जहां पे अफ्रीका की तरह की आर्मी के 2 टुकड़े हो जाएं, 3 टुकड़े हो जाएं, तो ये नहीं होगा। अब उसके लिए इन्होंने खुद क्या करा था, इनकी पार्टीज कितनी खुद स्ट्रांग थी, ये वो नजर आ रहा है कि दे आर नॉट स्ट्रांग। ये थोड़ी सी और झटके पड़ेंगे, कुछ क्या कहना चाहिए, सख्तियां पड़ेंगी तो ये और कमजोर हो जाएंगे। सर ये बताइए कि इमरान खान के बारे में कहा जाता था कि वो इस्टेब्लिशमेंट की ब्लेसिंग से बने हुए हैं और फिर इस्टेब्लिशमेंट ही उनसे नाराज हुआ तो फिर उनकी रवानगी हुई और फिर उनके बाद शहबाज शरीफ आए। अभी शहबाज शरीफ गवर्नमेंट रूल कर रही है पाकिस्तान में। इनके काम करने के तरीके में और इनके जो डिसीजंस हैं उनमें कितना इन्फ्लुएंस है आर्मी का, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट का? वन, और हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है सो टू स्पीक, उसके अलावा क्या बाकी इंस्टीट्यूशंस जो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान का लेजिस्लेचर, पाकिस्तान की जुडिशरी, क्या वो भी हिंट्स लेते हैं जो आर्मी की थिंकिंग होती है, जो उनका वर्ल्ड व्यू होता है उससे? पता है क्या, ये एक ना कुछ चीजों में हम लोग ओवरडू कर देते हैं चीजों को, जैसे अमेरिका के रोल को या और कहाँ का क्या कहा जाए। हर चीज में ये नहीं होता कि आर्मी वाले सर पे खड़े हुए हैं और मुझसे बात कर रहे हैं कि पीछे कोई या कैमरे के उस तरफ कोई साहब खड़े हैं और चेक कर रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा, जो जो बातें मैं कह रहा हूँ, अब अगर आप ऑर्डिनरी बहुत सारे लोगों से बात करें, वो कहेंगे जी पाकिस्तान में बैठ के ये ऐसी बात कर रहा है, अब ये बाहर निकलेगा इसको पकड़ लेंगे। तो और ये बात ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट पे डिक्टेशन ली जाती है। आर्मी का मैंने कहा एक एक्सटेंडेड रोल है पॉलिटिक्स में। अच्छा, वो होना भी चाहिए किसी हद तक। इसके लिए एक 2-3 राय हैं, जस्टिफिकेशंस भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी कंट्री जो कोई आइसोलेशन में बैठी हुई है। यहाँ एक बड़े मसले हैं। दूसरी बात यह है कि जो शहबाज शरीफ आर्मी की ब्लेसिंग से आते हैं तो फैसिलिटेट कर रहे हैं, बजटिंग से लेके कई जगहों पे कुछ उनके ऐसे डिसीजंस हैं जिनको कि ये अपने कंधे पे लेके आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, कहीं पे आर्मी को बैकफुट पे डाला जा सकता है, ये गवर्नमेंट नहीं डालेगी। पिछली गवर्नमेंट इमरान खान ने भी नहीं डाला। ये सब चीजें तो चलती हैं क्योंकि उनकी एक बड़ी जो लार्जर एग्जिस्टेंस है वो इन पॉलिटिशियंस की वजह से भी है, आर्मी की।
उसके बदले में इन्हें क्या मिलता है कि पिछले 20, 30, 40 साल में जो शरीफ खानदान है वो बहुत मेगा रिच हो गया है। तो ऐसे तो नहीं हो गया ना। जरदारी जो हैं वो बहुत ज्यादा रिच हो गए हैं। फजलुर रहमान साहब जो हैं ये एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी बन गए। पूरी जो अफगानिस्तान वाली बेल्ट है उसमें कोई अपोजिशन ही नहीं है इनकी। सिंध में जहां पे इनका बेस है पीपल्स पार्टी का, वहां पे कोई अपोजिशन ही नहीं है। तो ये कुछ इन्होंने भी तो गेन किया है। तो ताली दो हाथ से बचती है, तो अब एक हाथ तो नजर आ रहा है कि इन्होंने क्या दिया, तो आखिर जो इन्होंने हासिल किया वो भी तो हम देखें। जरदारी साहब का खुद दादा क्या करते थे, या मौलाना के एरिया में जो वो ट्राइबल बेल्ट है जहां सारे पख्तून रहते हैं, अफगानिस्तान का जो बेल्ट है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज है, वहां सारे ज्यादातर यही लोग हैं JUI के, मौलाना के। स्मगलिंग भी होती है, सब कुछ होता है, बहुत सारे और चीजें भी हैं, बहुत पैसा भी है उस तरफ। मौलाना खुद बहुत पैसे वाले हो गए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि अपने आप ही होता जा रहा है सब कुछ, कहीं ना कहीं तो इनको भी बेनिफिट हो रहा है, तो ये बेनिफिट दे रहे हैं। सर बताएं कि इमरान खान को अब एक सॉर्ट ऑफ अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आप, उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया है कि वो शील्ड कर रहे हैं उन सो कॉल्ड टेररिस्ट और या एंटी नेशनल एलिमेंट्स को जिन्होंने आर्मी को अटैक किया। और ये बात भी चल रही है कि हो सकता है कि उनके घर को ही रेड किया जाए। हम जानना चाहते हैं कि ये चीज़ें कैसे आप अनफोल्ड होते हुए देखते हैं इन नियर फ्यूचर। और ये तो हो गया, हमने ये तो देख लिया कि बवाल खड़ा कैसे हुआ, एक डी एस्केलेशन लैडर क्या होगा। आपको क्या लगता है, आपकी जो इतने सालों की रीडिंग है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की, आपके हिसाब से चीज़ें कहाँ जाकर के सेटल हो जाएंगी? क्योंकि इतना तो हम सब जान रहे हैं कि जो माइट ऑफ स्टेट है पाकिस्तान में वो बहुत बड़ा है, उससे आगे तो जाकर के कोई भी नहीं पनपेगा, चाहे वो इमरान खान ही हो। तो आपके हिसाब से चीज़ें कहाँ जाकर के स्टेबलाइज होंगी? PTI का एक बुरा वक्त, जो भी लफ्ज कह ले, वर्ड्स अच्छा, वो तो शुरू हो गया है। ये जो था 9 मई को जो इंसिडेंट्स हुए कि जो इन लोगों ने बड़ा ओपनली अटैक किया आर्मी इंस्टॉलेशंस पे, ये इस पे एक बुरा वक्त इनका शुरू हो गया है। और बुरा वक्त शुरू होने की इसमें एक निशानी या ये है कि एक एक करके इनके MNAs और की लीडर्स जो हैं वो साइड में हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर इमरान खान साहब कोई कॉल देते भी हैं या किसी किस्म के एक चाहें कि उनकी अगेंस्ट कोई ऑपरेशन या एक्शन हो तो उसके कोई रजिस्ट किया जाए, तो वो रजिस्ट करने वाले लोग मुख्तलिफ जिलों में, डिविजन्स में कम होते जा रहे हैं। इसी तरह जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट थे, इसके लिए शुरू से ही एक वर्ड यूज हो रही है पाकिस्तान में कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो उन लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं जल्द से जल्द, वो डर के मारे भी। और कुछ वैसे ही इमरान रियाज खान एक लीडर हैं बहुत बड़े की, वो थे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, PTI के सबसे बड़े, जो क्या कहना चाहिए, आई मीन यूज्ड टू ऑपरेट दिस सोशल मीडिया नेटवर्क्स। वो अभी ही इज मिसिंग, अरेस्टेड भी नहीं शो हो रहे और ये भी नहीं पता लग रहा कि वो कहाँ पे है। तो उसकी वजह से बहुत सारे जो उनके एक लाइन थी फॉलोअर्स की, वो भी जरा पीछे हट गए। तो PTI वाले जो है अभी तो अगले 8-10 दिन में नजर आ रहा है कि स्लोली ग्रेजुअली वो उसकी पार्टी के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कमजोर हो जाएंगे। फिर मुझे नहीं लगता कि इनके जमान पाक में जो इनका घर है उसको रेड किया जाएगा, लेकिन वो इतनी स्क्वीजिंग हो जाएगी कि खुद ब खुद वो किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज में आ जाएंगे। और 9 जून को वैसे ही बजट है, तो 2 जून तक अगर ये मामला खींचे, प्रेशर्स रहेंगे, फिर बजट का सारा टोन पे चल जाएगा काम। तो ये किसी ना किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज पे आ जाएंगे, जैसे होता है मोस्ट ऑफ टाइम कि बीमार हो जाते हैं लोग, हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल होने के बाद इलाज कराने के लिए लंदन चले जाएंगे। एक तो ये फॉर्मूला है। अच्छा। दूसरा, वो बाहर निकल के किसी और ये अरेस्ट हो जाएंगे अगर वो ज्यादा रहे। लेकिन स्क्वीजिंग तो चल रही है, धीरे टाइटनिंग हो रही है। और जो साइड में उनके सपोर्टर्स हैं, जो MNAs हैं, वो यानी कि पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये जो ऑफिस बेयर्स हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, दबाया जा रहा है। तो वो जो पार्टी का स्ट्रक्चर है वो बहुत कमजोर होता जा रहा है। एक रीडिंग है, कई लोगों ने कहा है कि इमरान खान चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शंस अगर हो जाएं तो उनको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा है। इसमें मानते हैं आप? क्योंकि इमरान खान बार बार वो एनालॉजी दे रहे हैं, वो शेख मुजीब की अवामी लीग की वो याद दिलाते हैं। और उनका ये कहना है कि जो पब्लिक मैंडेट है वो उनके साथ में है, लेकिन उनके साथ में इंसाफ हो नहीं रहा है, जो उनके हक का मैंडेट है वो उनको मिल नहीं रहा है। क्या आप मानते हैं ऐसा? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और जो भी लोग कह रहे हैं सही है कि अगर ये इलेक्शंस डिले ही इसलिए हो रहे हैं कि पंजाब एटलीस्ट नून लीग, PMLN यानी कि, और नवाज शरीफ की पार्टी, और जो पीपल्स पार्टी तो वैसे ही वहां से तकरीबन फारिग हो गई है। तो पंजाब से तो PTI ने बहुत ही मैसिवली स्वीप करना है अभी भी इलेक्शन हो जाए तो, इसलिए ये डिले कर रहे हैं। KP में भी यही हाल होना है कि वहां की जो पुरानी ट्रेडिशनल पार्टीज हैं उनका कोई हालात अच्छे नहीं है।
ये इस बात पे तो कोई नोबडी विल डिस्प्यूट, इवन जो ओपोनेंट्स हैं यानी कि जो लोग इस वक्त सत्ता में हैं वो भी इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं करेंगे। अब रही बात शेख मुजीब वाली बात, उसमें मैंने फिर आपसे पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि अगर इंदिरा गांधी साहिबा के अपने इंटरनल क्राइसिस, वो जो बड़े बड़े गुरु बैठे थे उनसे क्राइसिस ना होती, अगर आप हिस्ट्री देखिए तो वो कभी भी इंडियन आर्मी अटैक नहीं करती। ईस्टर्न विंग में अगर इंडियन आर्मी एंटर नहीं होती तो ईस्टर्न विंग अलग नहीं होता। ये एक सच बात है। जैसे आज अगर इंडियन आर्मी एंटर हो जाए, पीओके जिसको आप कहते हैं, जो भी रिजल्ट्स निकलते हैं, लेकिन अगर उसको आजाद कराना है तो उसमें कोई चुटर पुटर से काम नहीं चलता। उसके लिए कोई लोकल्स की अगर तहरीक भी चल जाएगी तो आजाद नहीं होंगे। हाँ, कोई फोर्सेज आती हैं और वो जाके लिबरेट करा लें तो फिर बात और है। वो तो ऐसा कोई सूरत हाल ऐसी है नहीं कि पंजाब में कोई इंडियन फोर्सेज आएंगी या कोई और एक्सटर्नल फोर्सेज आएंगी और पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर करवाना पड़ेगा वहां से। मतलब ईस्टर्न विंग में इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर हुआ था पाकिस्तान आर्मी का, और वो इसलिए कि जो अवामी लीग थी उसके सामने सरेंडर तो नहीं करते। तो अगर सिर्फ अवामी लीग तक रहता काम तो फिर तो मसला हल हो जाना था। अब वो दो तरफ से फंस गए थे। यहाँ पे भी ये इफ भी एक्सपेक्ट कीजिए इंडियन आर्मी अटैक कर देती है आज लाहौर में, और वो जो रहीम यार खान सेक्टर है यहाँ से सियालकोट, फिर सिनेरियो और हाँ फिर ये बाहर निकल आए सारे पीटीआई वाले विद द वेपन्स। और फिर पाकिस्तान आर्मी को, मतलब जैसे अब हम उसी सिनेरियो को ही कंपेयर कर रहे हैं तो फिर कंपेयर एप्पल विद एप्पल करें ना सही तरह। मतलब वो ये वो इमरान खान का वाले- कहना है, मतलब हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम किसी देश नहीं, के नहीं। इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल दें। देखिए, हाँ, जब मैं बात इमरान खान ही साहब जो कह रहे हैं उसी सिनेरियो को ही पूरी तरह हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आपके या मेरे कहने से नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ चलो जी, मैं मोदी साहब को चैलेंज करता हूँ, आओ अटैक करो। इसका मतलब तो नहीं है कि वो मेरे कहने पे अटैक कर देंगे। ये इट्स नॉट द पॉइंट। और मैं मना करता हूँ कि नहीं करो भाई, नहीं करो मोदी साहब, आप तो बुजुर्ग ना करें, और वो चाहते हैं तो वो कर देंगे। हम सिर्फ सिनेरियोस डिस्कस कर सकते हैं कि शेख मुजीब वाला सिनेरियो इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक सूरत में हो सकता है कि अवामी लीग वाले हथियार लेके खड़े हैं और पीछे से कोई एक थर्ड फोर्स आर्मी, रेगुलर आर्मी अटैक कर दे, तब हो सकता है। और ऐसा सिनेरियो कोई भी पंजाब में नहीं है। तो पीटीआई वालों की दूसरी बात कि अपनी ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है, ना अपनी उनकी पोजीशन है, ना उन्होंने ऐसी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया कि वो सारे लोग आर्मी से लड़ जाएंगे। रिएक्शन था, गुस्सा भी था, लेकिन ये नहीं है कि वो औरतें, बच्चे, आदमी सब लोग अपने हथियार लेके अब डायरेक्टली दड़ शुरू हो जाएगी, यानी कि फायरिंग वाला काम पे आ जाएंगे। वो भी नहीं हो रहा। तो पार्टी भी अपनी कोई इतनी पावरफुल नहीं है कि जी लोगों को आप मार रहे हो, पकड़ पकड़ के पुलिस वाले मार रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, लेकिन वो टूटे ना, ऐसा भी नहीं है, लोग टूट रहे हैं। तो इसलिए कंपेयरिंग विद शेख मुजीब साहब इज नॉट करेक्ट, इज अनरियलिस्टिक, क्योंकि वो सिनेरियो डिफरेंट है। इसलिए हाँ, इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। जब भी इलेक्शंस होते हैं अक्टूबर में अगर होते हैं तो क्या सिनेरियो बनता है अक्टूबर तक मुझे नहीं पता, कि पार्टी बिल्कुल ही फारिग हो जाए, बिल्कुल ही खत्म हो जाए, बात और है। लेकिन अभी जो सिनेरियो है इसमें अगर इलेक्शंस होते भी हैं तो पीटीआई विल विन। इस पीटीआई की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है। एक चीज़ मैं ज़रूर जोड़ दूं, एज वी थिंक सी थिंग्स, जो कि हमारे हिसाब से डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। हिंदुस्तान ने 1971 में पाकिस्तान पे हमला नहीं किया था। हमारे यहाँ रेफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स था, इसलिए मजबूर हम हो गए थे इंटरवीन करने के लिए। इसको हम ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे लेना चाहते हैं। अब हम पारसाती साहब आपके पास आना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपकी पोस्टिंग वहाँ पर थी, आप रहे हैं दो टेन्योर। इमरान खान से क्या आप कभी मिले हैं? व्हाट वाज ही लाइक? और हिंदुस्तान को लेकर के उनका रुख आपको कैसा लगा? देखिए, मैं 2 बार रह चुका हूं पाकिस्तान में। 1982 के वर्ष से शुरू होते हुए 4 साल रहा कराची में, और फिर कारगिल के जो संघर्ष था उसके समय मैं 3 साल था, 2.5 साल बाद हाई कमिश्नर। तो पाकिस्तान से बहुत पुराने रिश्ते हैं, खास तौर पर कराची में, जहां लोग ने हमारा स्वागत किया, जहां संबंध अच्छे रहे। इस्लामाबाद तो दूसरी बात है, वहां तो ज्यादातर ब्यूरोक्रेसी है और पॉलिटिशियंस हैं। सवाल आपने पूछा मुझे इमरान खान के बारे में। पहली बार मैं मिला उससे 1982 में, जब सुनील गावस्कर की टीम जा रही थी वहां, और मिलने का मौका मिला। तब भी उनमें एक चीज मैंने देखा है, एक किस्म के घमंड, और दूसरी तरफ भारत विरोधी भावनाएं।
और ये एक मुझे इंसान लगे हैं जो जिनकी भावनाएं बहुत सख्त हैं। अगर आप राष्ट्रपति जब जब ये प्रधानमंत्री थे तब भी सबके खिलाफ अपने ही आर्मी चीफ के खिलाफ संबंध इतने बिगड़ गए कि आर्मी ने इन्हें निकाल दिया और दूसरी सरकार सामने लाए। यानी कि मैं नहीं कह रहा हूँ आर्मी ने सिर्फ किया, लेकिन उनका हाथ था इनका निकालने में। और दूसरी बात जहाँ रहा सवाल भारत के साथ संबंधों का, इनका कड़वा रुख था और इनके साथ सिर्फ आतंकवाद फैला। लेकिन उस समय अच्छी बात यह रही कि हमारे संपर्क भारत के इनके साथ, इनकी फौज के साथ हमारे संबंध निकट हुए, बैक चैनल बातचीत हुई। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 बार इस तरह के बैक चैनल डिस्कशंस हुए हैं। एक जनरल मुशर्रफ के समय में जब मैं हाई कमिश्नर था कुछ दिन बाद, लेकिन संबंध बेहतर हो रहे थे कारगिल के बाद। और दूसरी बात जब जनरल बाजवा ने संपर्क शुरू किया और संबंध ये स्पष्ट था कि जंग को भूल जाना चाहिए और जो अतीत है या फ्यूचर है उसको देखें। और संबंध बेहतर बना मुशर्रफ साहब के समय में और अब भी। लेकिन ये इन चीजों पर कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे और मुझे स्पष्ट हो गया था कि इनके टोटल टाइम ज्यादा नहीं रहेगा। जब इन्होंने DGISI को हटाया, जो जनरल असलम मुनीर थे, और अपने ही आदमी को लाया, फौज इन चीजों को ज्यादातर पाकिस्तान में ये धक्का खाने नहीं पसंद करते। और स्पष्ट हुआ कि इनकी जो नीतियां हैं भारत के प्रति, अमेरिका के प्रति, अमेरिकन भी इनसे बहुत ही नाराज थे। बाइडेन तो इनसे मिलना ही नहीं चाहते थे। तो समय ऐसे रहा कि जो अपने ही घर में दुश्मन बनाए और बाहर के लोगों से इस तरह के व्यवहार करें तो वो राजनीति में कितने दिन रह सकेंगे। तो यही हुआ। इंडियन एस्टैब्लिशमेंट भी हम ये मान के चल रहे हैं कि बड़ी करीब नज़र रख रहा है पाकिस्तान में जिस तरह से हालात डेवलप हो रहे हैं। हम 2 चीज़ें जानना चाहते हैं। 1, पाकिस्तान में जो मेल्टडाउन है उसमें आप डी एस्केलेशन लैडर कहाँ देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें कहाँ जाके सेटल होंगी? 1। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि इनका हिंदुस्तान पर क्या फ़र्क पड़ सकता है? हमने देखा है कि पिछले दिनों में हमने कुछ चीज़ें थोड़ी सी स्टेबलाइज़ की हैं। हमारी LC पे एक सीज़ फायर है जो मोर और लेस इफेक्टिव रही है पिछले 2 सालों में। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जिस तरह की स्थिति पाकिस्तान में है और आपका जो प्रेडिक्शन है कि चीज़ें वैसी होंगी, उसका हिंदुस्तान पे क्या असर होगा? देखिए, इनका असर हिंदुस्तान में ज़्यादा क्या हो सकता है। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जो आतंकवाद चला रहे थे उनको एक अंग्रेजी में कहावत है, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। तो उनको ये अब समझने लगे हैं कि अगर उस तरह के कार्रवाई करें तो भारत के हाथ में भी कई साधन हैं जो भारत उपयोग कर सकता है। जहां तक भारत का सवाल है, हम इस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम इस पर कोई कमेंट्स भी नहीं देंगे कि हम ये सोचते हैं वो सोचते हैं, औपचारिक तौर से। अच्छा जाहिद साहब, ये बताएं कि ये सारी चीज़ें जो हम पाकिस्तान में होते हुए देख रहे हैं, इससे वहाँ की जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है मुल्क में, उस पर कैसा फ़र्क पड़ा है? पाकिस्तान 3 साल से अपने इंटरनल इश्यूज में इतना मेंगल्ड है। जिस तरह आप पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स की बात करें, पॉलिटिकल फीवर है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा रिसेंट हिस्ट्री में हो रहा है कि जो इलेक्शन मैटर्स हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स को अपेरेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया हुआ है कि 2 लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, जिसमें इलेक्शन होने हैं, वहाँ पर असेंबलीज जो हैं वो डिसॉल्व हो चुकी हैं और उनका लीगल स्टेटस आफ्टर 14th मई
एग्जिस्ट नहीं करता। और जहाँ जो टॉप टियर की लीडरशिप है अपोजिशन की, इमरान खान की पार्टी की, वो तो या तो जेलों में, इंक्लूडिंग विमेन जो वोकल जी हैं, जी जी डॉक्टर शीरीन मजारी एक पॉपुलर नाम है, मुख्तलिफ विमेन को जो कि 70 प्लस हैं, उनको जेल में रखा जा रहा है। और फिर जो नई चीज देखी 17 साल में, बल्कि पहली दफा इस मेरी जो स्टडी है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करना, ये एक अलार्मिंग और वरिंग साइन है पाकिस्तान की पॉलिटिकल एरिना में। ये वायलेंस आया है और ये एक हैट्रेड और नैरेटिव है जो कि रिजीम चेंज जो पीटीआई कहती है, इमरान खान कहता है, अप्रैल 2022 के बाद शुरू हुआ है। और मिलियंस ऑफ ट्वीट्स पाकिस्तान मिलिट्री या एस्टैब्लिशमेंट आप कह लें उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर आए हैं, जिससे प्रेशर है पाकिस्तान की मिलिट्री पर भी। सिर्फ मिलिट्री नहीं, पाकिस्तान के बाकी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके भी इकबाल पे सवाल उठ रहे हैं। हमने देखा कि एक डिसीजन जब इमरान खान की रिहाई का आ जाता है सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मतलब जो जुडिशरी का जो पिनेकल है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो जाते हैं। जब एक अरेस्ट होते हैं तो मिलिट्री के खिलाफ प्रोटेस्ट हो जाते हैं। जो पॉलिटिशियंस है उनको लेकर के राय पहले ही खराब थी। तो हमें जानना चाहते हैं कि ये विद टाइम क्या पूरा ही एक इंस्टीट्यूशनल मेल्टडाउन हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, और इनकी वजह क्या लगती है आपको? क्या इकबाल कम हो गया है सरकार का, या जो सरकार के जो ये हिस्से हैं जिनके हम नाम ले रहे हैं, जुडिशरी हो सकती है, आर्मी हो सकती है, लेजिस्लेचर है? इंस्टीट्यूशन को टारगेट किया गया। एक पार्टी ने आकर सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट किया जो गवर्नमेंट में है पार्टी, जो कि क्लस्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि रूल कर रही हैं मुल्क में। और एक पार्टी के हक में फैसला आता है, दूसरी प्रोटेस्ट करती है, तो एक स्टेट इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है, दूसरी स्टेट इंस्टीट्यूशन को वीक कर रही है उस पे। तो ये इंटरनल क्राइसिस है और ये क्राइसिस बहुत संजीदा है। रियासत को इसको वो कोशिश कर रहे हैं, ज़ाहिर है गवर्नमेंट बहुत कमज़ोर है। और पाकिस्तान में 3 पॉलिटिकल पार्टीज एक पैरेलल उसमें सामने खड़ी हुई हैं। और पाकिस्तान में जब भी गुज़श्ता 3 इलेक्शन में आप देखिए तो कोई पॉलिटिकल पार्टी लीड नहीं पाती, जिससे गवर्नमेंट जो है वो बहुत कमज़ोर है। तो सियासी डेमोक्रेसी की जो स्पेस है वो इंक्रोच हो रही है या इसमें वायलेंस एंटर हो रहा है, जो कि वरिंग साइन है। पहले पाकिस्तान में टीटीपी थी या फिर एक वायलेंस बहुत ज़्यादा था, 2009-11 के बाद शुरू हुआ। और फिर ये 2014 पेशावर जो एपीएस है, आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ था, उसके बाद से फिर सिचुएशन पाकिस्तान में 3-4 साल तक बेहतर हुई क्योंकि एक स्टेबल गवर्नमेंट थी। लेकिन 2008 के बाद 18 के बाद इन द पास्ट 5 years ऑलमोस्ट, जब से इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो इन लोगों को शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं था। उसने स्ट्रगल जरूर किया है, लेकिन वो एक क्लस्टर ऑफ डिसलॉयल ऑफ डिफरेंट पार्टीज एक जगह पे इकट्ठे हो गए और वो मुख्तलिफ थॉट्स थे, वो एक फोरम पे आए, उनको गवर्नेंस करना नहीं आई। और इस गवर्नेंस ना करने की वजह से रियासत जो है वो स्ट्रगल कर रही है। इकोनॉमिक फ्रंट पे पाकिस्तान पे जो डेट है, लोन्स है, वो बढ़ता जा रहा है।